ठीक है, अब हम रिलीजन एंड सोसाइटी पढ़ेंगे। डरखाइम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी अगेन। ओके, इसका बैकड्रॉप वही था जो हम बाकी में था, जहाँ यूरोप में क्योस था। और डरखाइम जो कि एक फंक्शनल थ्योरिस्ट थे, उनको चिंता था इस चीज़ का कि आखिर सोसाइटी में इंटीग्रेशन कमज़ोर हो रहा है, नॉर्मलेसनेस आ रहा है, एनमी है। इस केस में इंटीग्रेशन पे उनका फोकस था। और रिलीजन को भी जब वो स्टडी करेंगे, पहले तो वो उसे स्टडी करेंगे एज अ सोशल फैक्ट, कॉजल फंक्शनल एनालिसिस, और ध्यान रहेगा इंटीग्रेशन के तरफ। कॉजल फंक्शनल एनालिसिस मतलब कॉज पे ध्यान देंगे, आखिर ये हो क्या रहा है और इसका प्री रिक्विजिट क्या है। एज अ सोशल फैक्ट इसका प्री रिक्विजिट फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है ये, ठीक है। और अपने अप्रोच की तरह एक डेफिनेशन देंगे, पहले एग्जिस्टिंग थ्योरी को वो नकारेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, वो टाइलर के एनिमिस्टिक थ्योरी को नकारते हैं, मैक्स म्यूलर के थ्योरी को नकारते हैं। उनको लगता है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक यूनिवर्सल चीज जो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रूप में है, उसके पीछे सिर्फ कोई सुपर नेचुरल फिनोमेना हो। उन्हें लगता था सोसाइटी से जुड़ा हुआ कुछ चीज है, और इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया अपने बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन 1912 में, जहां वो डिफाइन करते हैं रिलीजन को वो डिफाइन करते हैं कि एक सिस्टम ऑफ बिलीफ जिसमें कुछ चीज़ें सेक्रेड मानी जाती हैं, जिन्हें अलग करके हटा के रखा जाता है। कुछ चीज़ें फॉरबिडन होती हैं, सेक्रेड होती हैं, और कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जिन्हें प्रोफेन कहते हैं। उन्होंने टर्म दिया प्रोफेन। और यही बिलीफ कुछ लोगों को एक मॉरल कम्युनिटी बनाती है, जोड़ती है, जो जो इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। अब जब वो रिलीजन का स्टडी करेंगे तो वो सोसाइटी को, चूंकि एक वो फंक्शनलिस्ट हैं, डेफिनेटली वो एक सिस्टम के रूप में देखेंगे। सिस्टम के रूप में देखने से मतलब वो एक ऐसा सिस्टम के रूप में देखेंगे जिसके कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और वो हर पार्ट मिल के सिस्टम के ओवरऑल फंक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ भी वो रिलीजन को एज ए सिस्टम जब देखेंगे, तो रिलीजन के दो पार्ट में उन्होंने वो बांटेंगे, सेक्रेड एंड प्रोफेन। सेक्रेड हर वो चीज जिसे या तो फॉरबिडन है या तो सेट अपार्ट, मतलब कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल लाइफ से थोड़ी अलग रखी जाती हैं, जिन्हें छूना मना, जिनसे या तो छूना मना या तो एहतियात बरता जाता है उसके साथ। उन चीजों को सेक्रेड का तबका दिया जाता है, का स्टेटस दिया जाता है रिलीजन में उनके अनुसार। फॉर एग्जाम्पल हम भी देख सकते हैं किसी भी रिलीजन में अ, पूजा के सामान को अलग रखा जाता है, एंड सेवरल अदर थिंग्स। और जो सेक्रेड नहीं है, हर वो चीज जो सेक्रेड नहीं है, वो प्रोफेन के कैटेगरी में आता है उनके अनुसार। यहाँ प्रोफेन लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है हमें, जो कि इज जो कि एक बैड कंटेक्स्ट में आता है। जबकि यहाँ प्रोफेन इज ऑल दोज थिंग्स दैट आर नॉट सेक्रेड, डे टू डे थिंग्स विच पीपल यूज इन देयर लाइव्स, ठीक है। एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अब यहाँ जब वो कॉजल एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, कॉज देखने के लिए, मगर जब वो मॉडर्न रिलीजन का स्टडी करेंगे तो वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसमें बहुत सारे समय के साथ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैव ओवरलैप्ड एंड हैव कॉज्ड वेरियस वेरिएशंस, राइट। तो इसमें वो जब वो स्टडी करेंगे इस चीज़ को, तो वो उनका सोच रहता है कि क्यों ना मैं एक प्रिमिटिव रिलीजन को स्टडी करूं और उसमें कॉजल फंक्शनल एनालिसिस लगाऊं, और उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा, मैं उसको इस मॉडर्न रिलीजन के लिए अपना लूं। ये उनका मानना था, और ये तरीका उन्हें आसान भी लगा, और यही तरीका उन्होंने अपनाया। ऑब्वियसली इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स आएंगे आगे, जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद डर्कहाइम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। वो जो रिलीजन चुनते हैं वो है टोटेमिज्म, जो कि अरुंटा ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिन्स में वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट टोटेम इज नथिंग बट द रिप्रेजेंट। टोटेम क्या है? टोटेम कुछ नहीं, एक सिंबल है। उनके वो एक ट्राइब को स्टडी करते हैं, उस क्लैन का एक सिंबल हो गया टोटेम। वो क्लैन उस टोटेम की पूजा करती है, और उसी टोटेम की स्टडी के थ्रू वो एक रिलीजन का ओरिजिन और उसके बारे में वो पता करने की कोशिश करते हैं। He drew
This analysis from the study of religious practices among Arunta, the Australian aborigines, if the cause of totem is established, the same will be used for the cause of modern religion. वो रिलीजन टोटम की पूजा करते हैं, प्रिमिटिव रिलीजन है, अगर ये कैसे ओरिजिन में आया वो उसके बारे में जान जाएंगे तो मॉडर्न रिलीजन का भी उससे नाता जुड़ जाएगा. वो देखते हैं या वो डिड्यूस करते हैं कि प्रिमिटिव मैन तो वैंडरर्स थे, घुमा फिरा करते थे, कोई एक जगह स्टेबल वो रहा नहीं करते थे, और कभी कभी जब जरूरत पड़ता था तो वो साथ आते थे और इंटरेक्शन करते थे. मगर वो एक चीज नोटिस करते थे कि जब वो साथ आते हैं और इंटरेक्शन कर रहे हैं तो दे हैव अ फीलिंग ऑफ एक्सल्टेशन, एक कलेक्टिव एफरवेसेंस की फीलिंग आ रही है, मतलब एक हाई फील हो रहा है, बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, जिसे वो टर्म देते हैं एक्सल्टेशन, और कलेक्टिव एफरवेसेंस से वो डिस्क्राइब करते हैं डर्कहाइम. और ये फीलिंग जब वो अलग हो जाते थे तो ये फीलिंग गायब हो जाता था. अब ये फीलिंग, वो ये चीज, ये उन्हें एक तरफ से पुश करता था कि इसके बारे में सोचिए, और जब भी वो नजदीक आते तो ये फीलिंग आता. तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को, दीज हायर फोर्सेस वर डीम्ड एज डाइवाइन और सुपर नेचुरल. उनको पहले तो इनको लगा कि इसका जरूर कोई ना कोई सुपर नेचुरल किसी फेनोमेना से इसका कोई ताल्लुक है. Once they break the gathering and are separated, they feel lonely and sad. एंड तब उन्हें फिर मन करता है कि वो इस फीलिंग को दोबारा री एक्सपीरियंस करें. तो उन्होंने क्या किया, इस फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक टोटम के रूप में इसे देखने लग गए. टोटम असाइन कर दिया और उस फीलिंग को उससे जोड़ने की कोशिश की, और उससे वो फीलिंग लेने लग गए. Primitive people created a totem to represent and regain that feeling. When people assembled near totem, they relieved their feeling again. टोटम से उस फीलिंग को जोड़ दिया, और जब भी उस टोटम के करीब वो आते तो दोबारा वो फीलिंग आता, तो उन्हें लगता कि टोटम में ही भगवान या कुछ सुपरनैचुरल शक्ति है, और वो उसकी पूजा करने लग गए. उन्होंने उसे सेक्रेट का दर्जा दे दिया, मगर यहाँ वो यह भूल गए कि ये जो फीलिंग आ रहा है, या शायद कहीं अनजाने में उन्होंने उसे वो दर्जा दिया, और यहाँ वो इसे ये रिलेट नहीं कर पाए कि ये जो फीलिंग आ रहा है ये उनके एक साथ आने से आ रहा है. They mistakenly attributed the energy that they felt to the symbols of the clan. The totems are at the material representation of non-material force, which that is at their base, and that non-material force is none other than the society itself. ये जो फीलिंग आ रहा था ये एक्चुअल में उनके एक साथ सोसाइटल फोर्स के कारण आ रहा था, मगर वो मिस इंटरप्रेटेड था जो उन्होंने टोटेम को सेक्रेट का दर्जा दिया. डर्कहाइम के अनुसार देयर इज नथिंग पर्टिकुलर अबाउट टोटेम जो उसे सेक्रेट बनाए, क्योंकि टोटेम कुछ नहीं, एक सिंबल ऑफ कलेक्टिविटी है, राइट? उन फोर्सेस का जो लोग फील करते हैं व्हेन दे कम टुगेदर. तो डर्कहाइम का मानना है, आपको नहीं लगता कि अगर सिंबल ऑफ गॉड और सिंबल ऑफ सोसाइटी अगर एक है तो गॉड एंड सोसाइटी भी अलग नहीं है? ये वो डिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम द स्टडी ऑफ टोटेम और टोटेमिज्म अरुंटा ट्राइब से. तो एक तरफ से ये कहना गलत भी नहीं है कि अंत में हम जो पूजा कर रहे हैं भगवान की, वो अंत में हम सोसाइटी की ही पूजा कर रहे हैं, भले अनजाने में कर रहे हैं और भगवान के रूप में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में कर रहे हैं. हम पूजा अंत में सोसाइटी के ही रूप के लिए कर रहे हैं, और जितने भी सोशल ऑब्लिगेशंस हम करते हैं उसे सीक्रेट का दर्जा दे दिया जाता है और रिलीजन में जोड़ दिया जाता है. शादी है, शादी को भी एक सैक्रामेंटल स्टेटस दे दिया जाता है, जो कि है कुछ नहीं, एक सोशल ऑब्लिगेशन है, परिवार को बढ़ाना है, सोसाइटी को बढ़ाना है और सोसाइटी के लिए फंक्शनल रूप में कंट्रीब्यूट करना है, मगर उसे दे दिया गया है एक रिलीजन का, रिलीजियस ड्यूटी का दर्जा. तो फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि क्यों नहीं लोग डायरेक्ट सोसाइटी की पूजा करते हैं एक रिलीजन बनाने के बजाय. डर्कहाइम का बहुत क्लियरली कहना है कि ये आसान नहीं होगा, कि कोई एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किसी चीज की पूजा करना ज्यादा आसान है. और ये हम आज के दिन में हिंदुइज्म से जोड़ सकते हैं बहुत क्लियरली, जहाँ मूर्ति पूजन की प्रथा है. लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अलग अलग देव को देखते हैं, देव देवी देवताओं को देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं. दुर्गा माँ शक्ति के रूप में देखी जाती है, सरस्वती विद्यादायिनी के रूप में देखी जाती है, लक्ष्मी धन
धन का स्रोत मानी जाती है। तो इस तरह से किसी न किसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को किसी न किसी एक फॉर्म में करके लोग उसकी पूजा करते हैं, और वैसा है। तो हम देखते हैं बाकी फंक्शनल थ्योरी की तरह भी यहाँ वो फंक्शनल टर्म्स में ही देखते हैं रिलीजन को भी। एक सोशल फैक्ट जो कि कॉजल फंक्शनल एनालिसिस और फंक्शनल है बिकॉज इट हेल्प्स इन दी, ये एक सोशल फिनोमेना है क्योंकि इट हैज डेवलप्ड ड्यू टू ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इट इज फंक्शनल बिकॉज it acts as a moral code which binds the people together in a single community and integrates them together, and they feel comfortable living together. And it also becomes a basis for similarity and a basis for integration, something that Durkheim was very much concerned about in the beginning, as we just saw. ओके, डर्कहाइम के हर किसी थ्योरी की तरह या कोई भी सोशोलॉजिकल थ्योरी की तरह यहाँ भी उन्हें क्रिटिसाइज किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि डाइकोटॉमी ऑफ प्रोफेन एंड सेक्रेड इज नॉट एब्सोल्यूट, एंड कुछ देयर कैन बी थिंग्स जो कि मुंडेन है, ना ही उस एंड पे लाई कर रही है ना ही इस एंड पे लाई कर रहे। प्रोफेन एंड सेक्रेड कुछ चीज़ें उनके बीच में है, मुंडेन, जो डर्कहाइम ने इग्नोर किया। डर्कहाइम ने यह भी नहीं एक्सप्लेन किया कि आखिर उन्होंने एक पर्टिकुलर टोटेम को क्यों चुना। होता यूं है कि कोई ट्राइब फिश की पूजा करते हैं, कोई ट्राइब एक पर्टिकुलर जानवर की पूजा करते हैं, कोई ट्राइब एक पर्टिकुलर चीज में अपने देवताओं को देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कोई एक ट्राइब एक पर्टिकुलर टोटेमिज्म की अगर हम स्टडी करें तो पर्टिकुलर टोटेम क्यों चुनते हैं वो? फिर कुछ का मानना है कि आर्मचेयर थ्योरी है। डर्कहाइम ने रिसर्च तो किया नहीं ऑन फील्ड जाके, इन्होंने एक रिकॉर्ड्स उठाया और उस बेसिस पे अपना थ्योरी उन्होंने दे डाला। Empirical base again very narrow because he didn't carry out a research of his own. According to Edmund Leach, profanity and sacred are two extremes. All social actions fall in between, same as what Edward Steiner said. Other scholars argue that it is not religion but secularism which binds the society together in modern industrialized society. हमारा जो आज का देश है secular, उसका एक one of the most important principle है, और यहाँ सेक्युलरिज्म ही है जो अलग अलग इतने डाइवर्स लोगों को बांध के रखा है, ना कि रिलीजन। सही भी है। His theory fails to explain the cause of solidarity in multicultural polytheistic societies like India, and Durkheim ignored the conflict caused by religion and focused only on its functional aspect. Obviously आज के दिन में रिलीजन के ही कारण इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, ये डर्कहाइम को नहीं दिखा, उनको सिर्फ फंक्शनल दिखता है। एनीवेज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स इन सोशियोलॉजी। और यहाँ हमारा खत्म होता है डर्कहाइम। अब हम आगे देखेंगे मैक्स वेबर अगले वीडियो में। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि कैसा मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ और आपको कैसा लगा। थैंक यू।